मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, कौन सा पेपर होगा? जो एमडीसी का जो पेपर होगा बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, उससे संबंधित आपके सामने ये वन शॉट क्लास होने वाली है। कैसी क्लास होने वाली है? वन शॉट क्लास होने वाली है आपके अंदर, जिसके अंदर सारा का सारा रिवीजन वो आपको करवाऊंगा। साथ के साथ इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहां पर लिखा होगा बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना भाई। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रामर से रिलेटेड है, बाद में पढ़ाऊंगा। पहले यूनिट नंबर थर्ड और फोर्थ को देख लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन वाले पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपके सामने यूनिट नंबर थर्ड, फिर आपके सामने अपन जो फोर्थ है उसके पॉइंट पढ़ेंगे, और फिर आपके सामने जो फर्स्ट एंड सेकंड को देखेंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर थर्ड की बात करें, जहाँ पे सीवी रमन के द्वारा वाटर नामक आपके सामने एक जो स्टोरी है वो पूरी लिखी गई है। डॉक्टर सीवी रमन वाज ए फेमस। अब सबसे पहले जब आपको पता है, आपको जब भी कोई पैसेज का प्रश्न आएगा तो उसको कैसे टैकल करोगे? पैसेज वाले पर्सन को टैकल करने का तरीका क्या होता है? पैसेज वाले पर्सन को आपको भी पता है, सबसे पहले कोई पर्सन आएगा ना तो जो राइटर होता है ना उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो यही जानेंगे। सर सीवी रमन वाज ए फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स। इन दिस एसे ही एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ वाटर इन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। क्या बताया गया? जो सीवी रमन है ना, वो भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक रहे, और ये बात बिल्कुल भी सही है भाई। आपके सामने जो सीवी रमन है वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस, आपके सामने उनको साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है। साथ के साथ उनके द्वारा नोबेल प्राइज है उसको भी विन किया गया है। ये जो ऐसे है, इसके अंदर जो इन्होंने किसके बारे में बात किया गया कि पानी का क्या महत्व होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, अब इसकी समरी की बात करें, वाटर इज द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप सबको पता है पानी इस दुनिया की सबसे जरूरी और सबसे कीमती चीजों में से एक है। पता है आपको? क्योंकि भाई अगर पानी अगर आप अपन नहीं पिएंगे तो क्या अपन जिंदा रह पाएंगे? क्या बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो यही है, वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीथिंग, चाहे ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर परसेप्शन से भी बात करें तो अगर बिना खेती क्या पानी की हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योग होते हैं। राजस्थान में उद्योगों की कमी क्यों है? राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज निकलते हैं, लेकिन उद्योग कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस सृष्टि पर जितने भी जीव जंतु हैं सबको आपके सामने, सबके लिए क्या है? पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवर, लेक, ओशियंस मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। चाहे नदियां हो गई, चाहे आपके सामने झील हो गई, चाहे आपके सामने बड़े बड़े महासागर हो गए, उसके अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु है ना, सभी जीव जंतुओं को आपके सामने जो पानी है वो आपके सामने क्या करता है? पानी है वो सभी को जीवन देने का काम करता है। रमन एक्सप्लेन दैट सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर्स बिकॉज वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या है? रमन आपके सामने इस चीज को एक्सप्लेन करता है, इस चीज के बारे में बताते हैं। जो सिविलाइजेशन है, जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, वो किसके किनारे पनपी हैं? आप सबको पता है, जो बड़ी बड़ी आपके सामने जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे पनपी हैं। बिकॉज वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, क्योंकि पानी हर व्यक्ति के लिए जीवन जरूरी है। जब मनुष्य ने सबसे पहले अपना जीवन आरंभ किया था तो कहां से शुरुआत की थी? उसकी शुरुआत आपके सामने नदियों के किनारे से ही की थी। कहां से की थी भाई? नदियों के किनारे से की थी। और क्यों की भाई नदियों के किनारे से? आप सबको पता है, क्योंकि नदियों, इंसान को पानी सबसे जरूरत क्या चीज होती है? पीने के पानी की, दूसरा खाने की चीजों की। तो खाने के लिए अपने को एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर होगा किससे? पानी से। तो पानी की जरूरत हर तरफ थी। He also wants that the water should not be wasted and must be conserved for the future generations. उन्होंने साफ साफ इस चीज के बारे में कहा है कि जो पानी है ना उसको हमें बचाना चाहिए। पानी है उसको हमें हर हाल में बचाना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या करना चाहिए भाई? कंजर्व भी करना चाहिए। पानी है उसको बचाना भी चाहिए। थीम की बात करें, अगर यहाँ ये जो पर्सन है इसमें किस चीज की थीम दी गई? इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। तो अब देखो, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर की बात की, अब आपको जितना भी पानी के बारे में पता ना, सारा का सारा लिख देना, जितनी भी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, नेचुरल कंजर्वेशन की भी बात की गई, प्राकृतिक संरक्षण की भी बात की गई है, क्योंकि आपको पता है प्रकृति में बिना पानी के, वही है ना, जल बिना सब सुन, पानी के बिना सारा जीवन सुना है। पानी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है।
ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन के बारे में बात की गई और इन्वायरमेंट के बारे में भी बात की गई। किसके बारे में बात की गई है? इन्वायरमेंट है उसके बारे में भी आपके सामने बात की गई। एक मैसेज जो आपको ब्लैक पेन से लिखकर आना, सेव वाटर बिकॉज वाटर इज लाइफ। आपको एक जो इंपॉर्टेंट लाइन वो क्या लिख के आनी है? सेव वाटर, पानी बचाओ क्योंकि पानी क्या है? बिकॉज वाटर इज लाइफ, क्योंकि पानी है तो जिंदगी है। क्या आएगा? बिकॉज वाटर इज लाइफ, पानी है तो जीवन है, वरना कुछ भी नहीं है। चलिए अगले वाले की बात करें। सीईएम जोड़ के द्वारा द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे की बात की गई है। सीएम जॉर्ज was a famous British philosopher and writer. In this essay, he discussed the strength and weakness of the modern civilization. सीएम जो जॉर्ज हैं वो एक बहुत ही फेमस आपके सामने ब्रिटिश फिलोसफर रहे हैं। क्या है? अंग्रेजी दर्शन शास्त्री रहे हैं और लेखक भी रहे, और क्या रहे? लेखक भी रहे। इन दिस एसे ही डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज की जो वर्तमान समय की जो सभ्यता है, क्या है? वर्तमान समय की जो सभ्यता है आपके सामने, उसके बारे में बात की गई है। उनकी क्या क्या मजबूत, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, समझ में आ गया? और क्या क्या कमजोरियां। मतलब देखो आज के टाइम में जो सभ्यता है वो कितनों तकनीकी रूप से विकास कर लिया, लेकिन प्रकृति को नुकसान भी कर रहे हैं। तो ये चीज का बारे में आपके सामने सीएम जॉर्ज वो बताया गया है कि जो आपके सामने जो आज की जो सिविलाइजेशन सभ्यता, मतलब आज के समय जो मनुष्य रहे ना, वो उसके अंदर के तो स्ट्रेंथ है और के वीकनेस है। चलिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज मेड द रिमार्केबल प्रोग्रेस इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। आज की जो आपके सामने जो सभ्यताएं हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी है। क्या करी है? बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी है। कौन से क्षेत्र में? चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे साइंस का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे आपके सामने शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कम्युनिकेशन का, बातचीत का तरीका हो, यहां से वहां तक जो कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने का तरीका हो, इनके बीच में जो साइंस है उसने सबसे ज्यादा रिमार्केबल प्रोग्रेस करी है। कहा? विज्ञान में, तकनीक में, शिक्षा में और बातचीत के अंदर। However, materialism, competition and selfness has also increased. लेकिन समय के साथ, क्योंकि भाई पता आपको आज के समय धन दौलत की बहुत ज्यादा वैल्यू, अगर इंसान के पास पैसा है तो उसकी इज्जत रहती है, वरना कोई भी इज्जत नहीं है ना? तो मेटेरियलिज्म, भौतिक वस्तुओं की बहुत कीमत हो गई है। इंसान आज के टाइम में यहाँ को आगो है कि थोड़ी सी 2 बीघा जमीन, 2 बीघा के 2 फुट, मतलब 1 बीघा जमीन के लिए आदमी दूसरा आदमी मारते, कठेबा जमीन साथ थोड़ी लेके जाए। इंसान खाली आती जन्म लेर, खाली आती मरे, है ना? और भी खरीद कर, लेकिन वो जा लड़ाई तो इंसान की जान लेनी। हाँ, कंपटीशन, जो हर इंसान एक दूसरे से जीवन में आगे निकल जाना चाहता है, चाहे किसी में, चाहे नंबर हो, चाहे किसी भी चीज में। सेल्फलेसनेस, है ना? सेल्फीनेस, हर आदमी स्वार्थी हो गया। पहले इंसान एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे, आजकल वो टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा, इंसान स्वार्थी हो गया है। People enjoy comfort but often lose peace of mind and moral value. आज के समय इंसान प्रगति तो कर जाएगा, है ना? इंसान खूब पैसा, धन दौलत है, वो कमा लेगा, अच्छी गाड़ियां ले जाएगा, अच्छा घर बना लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन क्या कर लेगा? लेकिन उन सब चीजों, और अगर छोटी सी साइकिल लेकर आ गया तो ऐसे सोचेगा बाइक लेकर आ जाऊं, बाइक लेकर आ गया तो सोचेगा गाड़ी लेकर आ जाऊं। तो लोगों का यही प्रयास रहता है कि जीवन में और आगे कैसे बढ़े, और आगे कैसे बढ़े। इस चक्कर में वो आपके सामने हर समय टेंशन और पीस ऑफ माइंड में रहता है। साथ के साथ जो नैतिक वैल्यू है, मोरल वैल्यूज है, क्या है? इंसान की जो मोरल वैल्यूज है उनको भी खोता जा रहा है, नैतिकता को भी खोता जा रहा है। जॉर्ज बिलीव दैट द रियल सिविलाइजेशन शुड कंबाइन साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड इथिक्स, कम्युनिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या माना गया? जॉर्ज ने इस चीज पे विश्वास किया है, रियल सिविलाइजेशन, जो वास्तविक सभ्यता ना, वही होती है जिसके अंदर नैतिक मूल्य भी हो, मानवता भी हो, सभी लोग मिलजुल कर रहे, हंसी खुशी के साथ रहें, और सामाजिक दायित्व को भी निभाए। सामाजिक दायित्व क्या है? कोई इंसान के जीवन में अगर सुख दुख आए तो वो सुख दुख में उनको साथ दे। यही आपके सामने मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात है। थीम की बात करें, सबसे पहले मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें। किसकी बात करें? मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें, आपके सामने आधुनिक सभ्यता की बात करें। इसके बारे में बात किया गया, किसके बारे में? कि आज के समय की सभ्यताएं कैसी है, जिसके अंदर पैसे, धन दौलत, इनकी ज्यादा वैल्यू है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ज्यादा वैल्यू है। किसकी? विज्ञान और तकनीक की। किसकी? जो साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के जोर दिया गया है। मोरल वैल्यूज, नैतिक जो मूल्य होते हैं, क्या होते हैं? इंसान के जो मोरल वैल्यूज होते हैं ना, इन सब चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया है। साथ के साथ ह्यूमैनिटी और मानवता, उस चीज पर भी ज्यादा जोर दिया गया। तो ये आपके सामने मेन पॉइंट है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, मोरल वैल्यू और ह्यूमैनिटी। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड जरूर से कर लेना। साइंटिफिक प्रोग्रेस इज ए मीनिंगफुल ओनली व्हेन वी गाइडेड बाय द मोरलिटी एंड ह्यूमैनिटी। इसमें क्या कहा गया है? जो इंसान है उसके जीवन में जो तकनीक और जो
वैज्ञानिक जो प्रगति है वो तभी मतलब अच्छा दिखती है जब क्या रहता है, जब उसके अंदर नैतिकता और मानवता जुड़ी हो। मतलब इंसान जो मनुष्य है ना, उसकी जो वैज्ञानिक प्रगति भी तभी अच्छी लगती है जब उसके अंदर मानवता हो। जैसे कि अगर बंदूक तो बना ली लोगों ने, है ना, लेकिन उस बंदूक का सही प्रयोग कहां पर करना है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे चक्कू तो आपके हाथ में, क्या आप उससे अपना हाथ काटना चाहते हो, दूसरे की हत्या करना चाहते हो, या फिर अपना घर का काम करना चाहते हो, यह आपके ऊपर निर्भर है ना। तो यही इसी को मानवता कहा गया है कि अगर इंसान के पास चीजें तो आ जाएंगी, साइंटिफिक प्रगति तो कर लेगा, उनकी आपके सामने जो मोरलिटी और ह्यूमैनिटी भी आना जरूरी है, मानवता वो भी आना भी जरूरी है। चलिए, मनोहर जो मंगलोकर है उनके द्वारा मोनल हंट जो लिखा गया उसके बारे में बात करें। मनोहर मंगलोकर वाज ए फेमस इंडियन नोवेलिस्ट एंड स्टोरी टेलर। तो मोहन जो मंगलोकर है वो भारत के सबसे बड़े फेमस नोवेलिस्ट और स्टोरी टेलर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? भारत के सबसे बड़े नोवेल लिखने वाले व्यक्ति के रूप में और एक बड़े स्टोरी टेलर के रूप में उनको जाना जाता है, मतलब कहानीकार के रूप में उनको जाना जाता है। बहुत अच्छी कहानियां उनके द्वारा लिखी गई हैं, उनके द्वारा बोली गई हैं। Monal Hunt is an adventure story that beautifully describe the nature, wildlife and hunting। जहां पर आपके सामने जो मोनल हंट है, कौन है जो मोनल हंट है, कौन है जो मोनल हंट है, वो आपके सामने एडवेंचर स्टोरी, मतलब बहुत ही ऐसी खतरनाक कहानियां बनाने पर विश्वास रखते थे। किस चीज पर? एडवेंचर स्टोरियां बनाने पर आपके सामने बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब एडवेंचर स्टोरियां क्या होती है भाई? एडवेंचर स्टोरियों का अर्थ होता है आपके सामने जैसे कोई नदियों के किनारे अगर आप राफ्टिंग कर रहे हो, कोई पहाड़ों पर जा रहे हो, तो इस प्रकार की चीजें, है ना, जिसके अंदर वो किस चीज को बताते हैं? नेचर मतलब प्रकृति को, वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतुओं को, और आपके सामने शिकार करने वाली चीजों के बारे में, हंटिंग वगैरह शिकार के बारे में। तो यही है, वो इन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस कर देते हैं, नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड हंटिंग के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। द नरेटर गोज टू द हिमालयन रीजन टू हंट द ब्यूटीफुल मोनल बर्ड। तो यहाँ पर जो लेखक होते हैं ना, वो हिमालय रीजन के अंदर जाते हैं। किस चीज के लिए? आपके सामने एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ही ज्यादा सुंदर मोनल बर्ड है। एक क्या है? मोनल नामक आपके सामने एक पक्षी होता है ना, उस मोनल बर्ड का आपके सामने क्या करने के लिए? हंट करने के लिए, उसका जो शिकार है वो करने के लिए जो नरेटर है वो कहां पर जाता है? हिमालयन रीजन में जाता है, हिमालयन क्षेत्र में जाता है। ड्यूरिंग द जर्नी ही एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ माउंटेन। और उसी शिकार के अंदर वो आपके सामने जो हिमालय है, उसकी बर्फ की वादियां, उसकी खूबसूरती है, उन सब चीजों का भी आनंद लेता है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और साथ के साथ वहां पर बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं, है ना, और जो आपके सामने जीव जंतु है, उनका भी आनंद लेता है। हैज ही क्लोजली ऑब्जर्व दैट द बर्ड एंड इज नेचुरल हैबिटेट। साथ के साथ वो बहुत ही करीबी से वहां पर रहने वाले अलग अनेकों प्रकार के जो बर्ड हैं, पक्षी हैं, उनकी भी नजारे लेता है। नेचुरल हैबिटेट, वहां पर आपके सामने जो प्राकृतिक जो जीव जंतु रहते हैं उनके भी नजारे लेता है। ही रियलाइज दैट वाइल्ड लाइफ शुड बी एडमायर्ड एंड प्रोटेक्टेड रेदर देन हंटेड। और इस सब पूरी की पूरी जब प्रक्रिया के अंदर देखो, सीधी सीधी बात है, मान लेते इकट्ठे कोई काम हो जा रहे हो, जब मान लीजिए हिरण की शिकार करने गया जंगल के अंदर, और जब थे देखिए कि यार ये जंगल कितना सुंदर है, हिरण विचरण करें, तब थारा मन में है कि यार अपना नहीं प्रकृति ने बचा के रखना चाहिए, हिरण की शिकार करने का बजाय, पेड़ ने काटने का बजाय कि अपना क्या करना चाहिए, जीवन में पेड़ लगाना चाहिए। तो यही बात वो भी रियलाइज करते हैं आपके सामने, क्या कि वाइल्ड लाइफ शुड बी एडमायर्ड एंड प्रोटेक्टेड, मतलब जो प्राकृतिक जो जीव जंतु होते हैं ना, इनको हमें बचाना चाहिए। समझ में आ गया? ना कि इनका शिकार करना चाहिए। द स्टोरी फाइनली कॉन्वे ए मैसेज ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर नेचर। और ये जो कहानी है पूरी पूरी लास्ट में किस चीज का मैसेज देती है? कि हमें सभी लोगों के प्यार के साथ और जो रहना चाहिए, और प्रकृति की भी क्या करनी चाहिए भाई? रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। चलिए, इसकी थीम क्या आपके सामने? सबसे पहले वाइल्ड लाइफ इसकी मेन थीम है। कौन सी? वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव जंतु है उसके बारे में सबसे पहले बताया गया है। साथ के साथ प्रकृति, नेचर है, नेचर के बारे में आपके सामने, प्रकृति के बारे में, चीजों के बारे में बताया गया है कि प्रकृति में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे कैसे रहते थे, जीव जंतु वो कैसे रहते थे, उस समय उसने एडवेंचर कैसे किया, क्या क्या उनके द्वारा कैसे एडवेंचर किया गया उसके बारे में बताया गया है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की भी बात की गई है, वन्य जीव संरक्षण की भी बात की गई है। नेचर शुड बी प्रोटेक्टेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और इसमें यह बात किया गया कि प्रकृति को हमें बचाना चाहिए, ना कि उसको खत्म है वो करना चाहिए। अब यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 उसमें एडिटोरियल और रिज्यूम है, उसके लिए पूरा फॉर्मेट के लिए पार्ट नंबर 2 क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एडवर्बियल की बात करें, एडवर्बियल क्या होते हैं?
एन एडवर्बियल इज ए वर्ड फ्रेज और क्लोज दैट मॉडिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब। तो एडवर्बियल एक ऐसी चीज होती है, एक फ्रेज होता है ना, एक क्लोज होता है जो क्या करता है, एक वर्ब और एक एडजेक्टिव को किसमें चेंज कर देता है, एडवर्ब के अंदर चेंज करता है। सीधी सीधी बात है, थारा सिलेबस के अंदर एडवर्ब टॉपिक है आयो है। इट टेल हाउ कि वो चीज कैसे हुई, व्हेन कब हुई, वेयर कहां हुई, व्हाई क्यों हुई, एंड हाउ कैसे हुई, ऑफ्टन मतलब क्या बार बार हो रही है। तो ये सब शब्द ना हैज ए एडवर्बियल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसके रूप में यूज किए जाते हैं, हैज ए एडवर्बियल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब एडवर्बियल भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, क्या है, जो एडवर्बियल है वो भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहां पर पढ़ेंगे टाइप ऑफ एडवर्बियल्स, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एडवर्बियल ऑफ टाइम। क्या होता है, एडवर्बियल ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, एडवर्बियल ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे, समय सूचक के बारे में अपन देखने वाले हैं। सो व्हेन एन एक्शन हैपन, तो एडवर्बियल ऑफ टाइम में क्या दिखाना है कि कोई घटना कब हुई। जब आप पूरा एडवर्बियल ऑफ टाइम को पढ़ोगे तब उसमें उन शब्दों को जुड़ा होगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि कोई भी घटना ना वो कब हुई। ठीक है, जैसे कि कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे तब आपको ना टाइम से संबंधित चीजें पता चलेगी। जैसे कि मोहन कब खेलने गया था, समझ में आ गया। तो इसका जवाब क्या है, 4 बजे, 3 बजे, कल, परसों, समझ में आ गया। वो कल वो चीज कैसे हुई, नहीं वो घटना कैसे हुई, है ना, कब हुई, सॉरी कब हुई, तो आपके सामने बताओगे कल होगी, तो टाइम के बारे में पता चलेगा। जैसे कि आई विल कम टुमारो, मैं कब आऊंगा, मैं कल आऊंगा, समझ में आ गया। सी अराइव्ड अर्ली, वह जल्दी आ गया। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, टुमारो की बात की जा रही है कि वो घटना कल हुई। सी अराइव्ड अर्ली, वो कब आना चाहता है, जल्दी आना चाहता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपके सामने जो बात है वो देखने को मिल रही है। तो एडवर्बियल ऑफ टाइम है, उसके बारे में देखने को मिलता है कि कोई भी घटना है वह कब होती है, उसके बारे में बात की जाती है। एडवर्बियल ऑफ प्लेस, एडवर्बियल ऑफ प्लेस में क्या होता है, जब आपके सामने किसकी बात की जाती है, कोई भी एक्शन घटने की बात की जाती है। किसकी की जाती है, कोई भी एक्शन है ना उसका घटने को कहा जाता है। सो वेयर एन एक्शन हैपेंस, कहां पर, ये बताता है कि कोई भी कार्य कहां हुआ है। समझ में आ गया। चलिए, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जिसमें इस बारे में पता चलेगा कि कोई भी घटना घटित तो हो गई लेकिन वो कहां पर हुई है। समझ में आ गया आपके सामने। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, कहां पर आपके सामने जो पूरे के जो बच्चे हैं वो कहां पर खेल रहे हैं भाई, बाहर की साइड में खेल रहे हैं। कहां खेल रहे हैं भाई, अब आपको पूछ, आपके घर में आए आप, है ना, घर में आए और आपने पूछा कि भाई जो मोहन कहां पर है, तो आप कहोगे कि बाहर खेल रहा है ना। तुम्हारी वो बुक है वो कहां पर रखी हुई है, तो तुमने कहा कि मेज पर रखी हुई है। तो इन शब्दों को जब इन सेंटेंस को पढ़ोगे तब आपको क्या पता चलेगा कि कोई भी चीज है वो कहां पर है, बाहर है, अंदर है, उसकी प्लेस स्थान के बारे में पता चलेगा। ठीक है, पहला है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, वो बच्चा वो कहां पर खेल रहा है, आपके सामने आउटसाइड खेल रहा है। कहां पर खेल रहा है, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ खेल रहा है। चलिए अगले वाला है सी लिव इन जयपुर, वो कहां पर रहता है, वो कहां पर रहती है भाई, जयपुर के अंदर रहती है। कहां पर रहती है भाई, जयपुर के अंदर है, वो आपके सामने रहती है। चलिए अगले वाला सेंटेंस है एडवर्बियल ऑफ मैनर, किसकी बात होती है भाई, एडवर्बियल ऑफ मैनर मतलब कोई भी काम कर तो लिया गया लेकिन उसको कैसे किया गया। एडवर्बियल ऑफ मैनर क्या होता है, कोई भी काम कर तो लिया गया लेकिन कैसे किया गया। सो हाउ एन एक्शन इज डन, क्या बताया गया कि कोई भी कार्य वो कैसे किया गया। पहला है सी स्पीक पोलाइटली, वो कैसे बोल रही है, तो पोलाइटली बोल रही है। पोलाइटली मतलब धीरे धीरे मीठा मीठा बोल रही है। सी स्पोक केयरफुली, वो आपके सामने कैसे चल रहा है, वो कैसे वर्क कर रहा है, मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक काम कर रहा है। तो आपने पूछा कि मोहन कैसी पढ़ाई करता है, तो मोहन अच्छी पढ़ाई करता है। समझ आ गया। तो पढ़ाई कैसी है, अच्छी है या बुरी, तो वो मैनर है, वो पढ़ाई करने का तरीके के बारे में बात की जाएगी। तो कोई भी घटना है वो किस तरीके से हो रही है, उसके अंदर कैसा अर्थ निकल रहा है, उसी को एडवर्बियल ऑफ मैनर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एडवर्बियल ऑफ मैनर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एडवर्बियल ऑफ मैनर के नाम से जाना जाता है उसको। चलिए अगले वाला एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई भी घटना की बारंबारता होना, कोई भी घटना का बार बार होना। सो हाउ ऑफ्टन, कि कोई भी घटना है इस चीज को बताना कि वो घटना कैसे घटित हो रही, कितनी बार घटित हो रही। चलिए क्या है, आई ऑलवेज स्टडी एट नाइट, तब उससे पूछा जाए कि तुम कब पढ़ते हो, तो उसका भाई मैं तो हमेशा ना रात को पढ़ता हूं। तो हमेशा कैसा शब्द है, हमेशा। मैं डेली क्रिकेट खेलता हूं, मैं रोज क्रिकेट खेल रहा हूं, कितनी बार कर रहा है, डेली कर रहा है। समझ में आ गया। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो क्या नहीं करता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो कभी भी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही, क्या वो घटना बार बार घटित हो रही है या नहीं हो रही है।
समझ में आ गया। आई ऑलवेज कैसे शब्दों का प्रयोग होगा, ऑलवेज और नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। आई ऑलवेज स्टडी एट नाइट, मैं कैसे कब स्टडी करता हूं, मैं हमेशा रात को पढ़ता हूं। आई नेवर टेल्स लाइज, मैं कभी भी झूठ है वो नहीं बोलता हूं। चलिए, एडवर्बियल ऑफ रीजंस और पर्पस। तो एडवर्बियल ऑफ रीजन और पर्पस क्या होता है, सोस वाई, कि कोई भी घटना हुई तो क्यों हुई, क्या दिखाएगा, वाई के बारे में आपको उत्तर देगा कि कोई घटना हुई तो क्यों हुई। चलिए, ही वर्क हार्ड टू सक्सेस, उसने कठिन मेहनत की तब उसको सफलता मिली, क्या हुई, ही वर्क हार्ड टू सक्सेस, उसने बहुत कठिन मेहनत की तब उसको जीवन में सफलता मिली। ही स्टे होम बिकॉज शी वाज इल, वो घर पर थी, क्यों थी, क्योंकि वो बीमार थी। क्या थी भाई आपके सामने, वो घर पर थी, क्यों थी, क्योंकि वो आपके सामने बीमार थी। समझ में आ गया। चलिए, इसके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवर्बियल में भी वर्ड, फ्रेज और क्लोज। तो जरूरी नहीं कि एडवर्बियल सिर्फ शब्दों के रूप में, हाउ, ऑफ्टन, नेवर, है ना, वेहन, हाउ, इन सब शब्दों का जरूरी नहीं, काफी बार फ्रेज और क्लोज के रूप में भी प्रयोग देखने को मिलते हैं, लेकिन अक्सर आपको हाउ, वेहन, वेहर और वाई के रूप में ही देखने को मिलेंगे। चलिए, नाउन फ्रेज। ए नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। तो एक नाउन फ्रेज है ना, एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है जो आपके सामने कैसे काम करता है, एक फंक्शन है जो नाउन इन ए सेंटेंस, तो एक नाउन के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है, एक नाउन के रूप में आपके जो सेंटेंस है उसके अंदर काम है वो करता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले डिटर्मिनर आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे और नाउन आएंगे। क्या आएंगे, सबसे पहले डिटर्मिनर आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे और प्लस नाउन है वो देखने को मिलेंगे। अब जैसे द ब्यूटीफुल गार्डन, डिटर्मिनर क्या होता है, आपके सामने जो आर्टिकल होता है ना उसको बोला जाता है, जैसे ए, एन और द। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताने का काम करता है, और किसकी बताएगा, आपके सामने नाउन की बताएगा। देखो, हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले आर्टिकल है ना, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल है, नाउन से पहले देखने को मिलता है अक्सर। इसमें क्या होता है, आपके सामने आर्टिकल ए एन द आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर एडजेक्टिव, ये तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी आ सकती है यहाँ पर। समझ में आ गया आपके सामने, और नाउन देखने को मिल सकता है। और फिर हमेशा ये डिटर्मिनर होता है, जो आर्टिकल होता है वो हमेशा इस नाउन के हिसाब से लगता है, ये भी याद रख लेना। तो यहाँ पे द ब्यूटीफुल गार्डन, तो गार्डन कैसा भाई, सुंदर है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है गार्डन की, गार्डन क्या हो गया, नाउन हो गया, और द क्या है, यहाँ पर आपके सामने डिटर्मिनर है वो हो गया। क्या है आपके सामने, डिटर्मिनर है वो आपके सामने हो गया। चलिए, अगले वाला है द ओल्ड मैन। क्या आपके सामने, द ओल्ड मैन, क्या आपके सामने, द ओल्ड मैन। अब आदमी कैसा है, आदमी कैसा है, मैन कैसा है, बुढ़ा है, ओल्ड है। द क्या है, यहाँ पर आपके सामने एडजेक्टिव है। ए गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा भाई, स्टूडेंट नाउन है, गुड मतलब आपके सामने जो एडजेक्टिव है, और ए एन द क्या आपके सामने आर्टिकल देखने को मिलता है। फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का कहां पर प्रयोग होता है, एन आर्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में। कैसे प्रयोग होता है, एक आपके सामने जो सब्जेक्ट होता है ना आपके सामने, उसके लिए आपके सामने हमेशा प्रयोग होता है। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। कहां पर आते हैं, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं। द लिटिल बॉय इज प्लेइंग, तो यहां पर देखो, और हमेशा याद रखना, द डिटर्मिनर प्लस आपके सामने नाउन देखने को मिलेगा, तो और हमेशा शुरुआत में देखने को मिलेगा। द मतलब आर्टिकल, लिटिल मतलब छोटा, और बॉय मतलब बच्चा। तो यहां पर जो द है वो क्या है, आर्टिकल है। लिटिल मतलब क्या है, देखो, लिटिल छोटा, बॉय कैसा, छोटा है, तो बॉय की विशेषता, लड़के की विशेषता बताना है। टॉल, टॉल मतलब बड़ा, यहां पर दैट टॉल बॉय भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपके सामने क्या है, द लिटिल बॉय इज प्लेइंग, इसका ये लड़का है वो छोटा है। चलिए, ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आई मीट माई ओल्ड टीचर, तो यहां पर आप देखो दैट का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन यहां पर ओल्ड टीचर एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग हुआ है। लेकिन एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग तो आपको देखने को ही मिलेगा, है ना। टीचर मतलब नाउन, और आपके सामने ओल्ड मतलब क्या होता है, आपके सामने बूढ़ा, बूढ़ा। तो मेरी टीचर कैसी है भाई, बूढ़ी है, तो टीचर कैसी है, बूढ़ी है, तो विशेषता बताई जा रही है ओल्ड के रूप में। और नाउन है, क्या तो वो सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट है वो काम कर रहा है। एज ए कॉम्प्लीमेंट भी देखने को मिल सकता है, किसी की बढ़ाई कर सकता है। सी इज ए गुड टीचर, गुड डॉक्टर,
तो यहाँ पर गुड मतलब अच्छा। बस आपको ये याद रखना है कि नाउन है ना, उसकी विशेषता बताने के लिए कहीं ना कहीं एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। गुड, बैड, टॉल, लिटिल, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। और 90% चांसेज है, क्या है, 90% चांस है ए एंड द का भी प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ए एंड द है उसका भी प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा भाई? ए एंड द है उसका भी प्रयोग देखने को मिलेगा। चलिए, बॉय के साथ यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग किया गया, कार के साथ ए न्यू कार, टीचर के साथ माई इंग्लिश टीचर का प्रयोग देखने को मिल सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हेड वर्ड इज ऑलवेज ए नाउन। नाउन तो आप और कुछ चीजें दिखे ना दिखे, नाउन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। मॉडिफायर्स कम बिफोर एंड आफ्टर द नाउन, और जो एडजेक्टिव वगैरह वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। चलिए, आपके सिलेबस में एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स भी आते हैं, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको जो राजकीय भाषा के शब्दों में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उससे संबंधित पर्सन देखने को मिल सकते हैं। पहला शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? प्रशासन। ठीक है, आप सबको पता है एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? प्रशासन। जितने भी सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुना होगा ना, प्रशासनिक अधिकारी सुना ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है? प्रशासन। तो ये अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो ना इन शब्दों को रटने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाकर कर लेना। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है? सरकार। गवर्नमेंट का क्या अर्थ है? सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? संविधान। गवर्नर कौन होता है भाई आपके सामने? राज्यपाल। प्रेसिडेंट कौन होता है? राष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट की आप कौन होता है आपके सामने? वाइस प्रेसिडेंट होता है आपके सामने उपराष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, पार्लियामेंट संसद, लेजिस्लेचर व्यवस्था पालिका। अब ये बता देता हूं, बाकी सब तो आपको पता था। लेजिस्लेचर क्या होता है? व्यवस्था पालिका। ठीक है, मतलब जो संसद होती है ना अपनी पार्लियामेंट, तो उसके जो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपके सामने राष्ट्रपति, तो वो कंप्लीट आपके सामने लेजिस्लेचर कहलाती है। और इसका काम क्या होता है भाई? आपके सामने कानून का निर्माण करना। अब जरूरी नहीं कि हर देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, हर देश की अलग अलग होती है, लेकिन संसद को ही मुख्यतः लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होती है? कार्यपालिका। अब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को लागू करना। अब संसद तो कानून बनाती है, अब उनको लागू कौन करता है? जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा का अधिनियम तो बनाया संसद से, लेकिन उसको लागू कौन करेगा भाई? क्यों कौन बटेगा? डीलर। तो वो सब एग्जीक्यूटिव, जितनी भी सरकारी नौकरी हुए ना, वो सब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही है। ठीक है। कार्यपालिका। जुडिशरी क्या है? न्यायपालिका, है ना, लो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब। इलेक्शन चुनाव होता है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र। डेमोक्रेसी क्या होती है भाई? लोकतंत्र। सिटीजन कौन होते हैं? नागरिक होते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। कलेक्टर मतलब जिला कलेक्टर हो गया, और कमिश्नर आयुक्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कमिश्नर की स्पेलिंग आएगी। म्युनिसिपैलिटी, है ना, नगर पालिका। तो नगर पालिका होता है, उसको म्युनिसिपैलिटी वो बोला जाता है। अगले वाली क्या है? पंचायत। पंचायत तो आप कर दोगे। बजट, बजट जरूरी है, आएगा नहीं वैसे। रेवेन्यू मतलब राजस्व होता है। रेवेन्यू मतलब जो अपन टैक्स देते हैं ना, उसको रेवेन्यू बोला जाता है, और ये पर्सन भी देखने को मिलता है। टैक्स मतलब कर होता है। ठीक है। चलिए, अगले वाला डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब कोई विभाग हो गया, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया, है ना, आपके सामने और कोई डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब विभाग हो गया। ठीक है। पब्लिक सर्विस मतलब लोक सेवा। कोई भी अलग अलग प्रकार की जो जनता की सेवा करने के लिए जितने भी जो आधिकारिक चीजें बनाई जाती हैं, उसको लोक सेवा बोला जाता है। ऑफिसर को क्या बोला जाता है? अधिकारी। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉय, मतलब कितने एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। तो इसके इंग्लिश के शब्दों को भी याद कर लेना, हिंदी वाले को भी कर लेना। पॉलिसी मतलब नीति। क्या होता है? पॉलिसी का अर्थ क्या होता है? नीति का निर्माण करना। स्कीम मतलब योजना। अलग अलग स्कीम देखते हैं ना गवर्नमेंट की, कोई आपके सामने कोई स्कीम चल रही, कोई स्कीम चल रही है। लॉ मतलब कानून। चलिए, उसके अलावा आपके इंग्लिश से हिंदी शब्दों को बनाना भी देखने को मिलेगा। तो ये तो देखो अब सेम टू सेम तो आने से रहे, अलग ही देखने को मिलेंगे आपको। चलिए, अब अपन पढ़ेंगे, इसमें एक टॉपिक और रह जाता है, वो क्या होता है? सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? समन्वय करना। कोऑर्डिनेट जॉइन टू इक्वल वर्ड फ्रेज एंड क्लोज। तो कोऑर्डिनेट का अर्थ होता है भाई किसी इंसान के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए, मतलब उसके साथ मेल जोल करके चलना चाहिए। ये सुना होगा ना, कोऑर्डिनेट का अर्थ होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना, दो इक्वल फ्रेजेस को जोड़ना। ठीक है। दो समान स्तर के शब्दों व उपवाक्य को जोड़ा जाता है। अब कैसे जोड़ा जाता है? एंड, है ना, राम एंड श्याम, रिवर एंड ओशियन। तो क्या है? राम एंड श्याम दो जने हैं, उसके बारे में एंड से जोड़ा जा रहा है। बट मतलब क्यों, और मतलब
सो येट नोर और ओफोर। तो ये सब सारे के सारे शब्द है, इनको याद कर लेना, इन शब्दों को जोड़ना आएगा, दो सेंटेंस के बीच में कैसा शब्द है उसको प्रयोग करने के बारे में देखने को मिलेगा। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब तो है लेकिन साथ के साथ ईमानदार भी है। समझ, दो कॉन्ट्रास्ट चीजें, मतलब गरीब है लेकिन ईमानदार भी है। आई ब्रोट ए पेन एंड पेंसिल, तो एंड का प्रयोग किसके लिए होता है भाई? दो समान चीजों को दिखाने के लिए। सबऑर्डिनेट क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट जॉइन द टू क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज, तो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कोऑर्डिनेट दो वर्डों को जोड़ेगा, सेंटेंस को भी जोड़, ज्यादातर दो वर्डों को जोड़ता है, और यहाँ पर दो सेंटेंस है वो जोड़ते हैं सबऑर्डिनेट में, जैसे बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, आफ्टर और बिफोर। आई स्टे होम बिकॉज आई वॉज सिक, मैं घर पे रहा, क्यों रहा? क्योंकि मैं बीमार था। अब यहाँ पर आई स्टे होम और आई वॉज सिक, तो मैं घर पे रहा, ये एक सेंटेंस है। अब उसका रीजन बता रहा है, रहा तो क्यों रहा? क्योंकि मैं बीमार था। बिकॉज किस लिए आया? क्योंकि आई स्टे होम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। Although I was tired, he was continue working, मैं थक गया था इसीलिए मैं फिर भी मैं कठिन मेहनत कर रहा था। देखो यहाँ पर दो चीजें बताई कि थकने के बाद में भी आपके सामने मेहनत की जा रही थी। चलिए भाई, तो ये थे आपके सामने पूरा पूरा सिलेबस, इसका रिवीजन करा दिया। बाकी पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर आपको यूनिट नंबर 4 के एडिटोरियल और रिज्यूम करवा दूंगा।